हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज हम विजन आईएएस के 18 जून वाले डेली करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। और जैसा कि आपको भी पता है, वी आर डिस्कसिंग इन ए वे कि जो आपको प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है प्लस मेंस के लिए किस वे में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, उस वे में हम डिस्कस करते हैं सो दैट सेग्रीगेशन किया जा सके कि कितने इंफॉर्मेशन प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं और मेंस के लिए आपको क्या यूज करना है, कहाँ कहाँ यूज करना है। बिकॉज यू नो कि इन मेंस आंसर राइटिंग देयर इज नॉट ए वे कि आपको सब कुछ पता होने चाहिए, देयर इज ए वे कि आपको सब कुछ इंटीग्रेट करने आने चाहिए। आप हमेशा टॉपर्स के वीडियोज को देखकर सुनते होंगे कि वो इंटीग्रेट करना ज्यादा पसंद करते हैं रेदर टू इंट्रोड्यूस न्यू इंफॉर्मेशन, है ना। रिपीटेड इंटीग्रेशन इज नेसेसरी, जिसको हम कहते हैं कनेक्टिंग द डॉट्स। एंड व्हेन यू सक्सीड इन कनेक्टिंग द डॉट्स, डेफिनेटली आपकी जो आंसर राइटिंग कैपेसिटी है वो आसान हो जाएगी। एंड जो आपको डिले लगते हैं आंसर राइटिंग करने में, किसी किसी को आधा घंटा लग जाते हैं, किसी किसी को 1 घंटा भी लग जाते हैं। एंड आई नो व्हेन आई वाज राइटिंग मेंस क्वेश्चन तो अप्रोक्स मेरे को पहले 1 घंटा लगते थे। नाउ इट हैज बीन रिड्यूस्ड टू 5 मिनट्स एंड इफ वी कंटिन्यू इन दैट वे इट विल रिड्यूस फर्दर एंड फर्दर। बिकॉज एक ही चीज को जब आप बार बार पढ़ते हो तो वो आपके माइंड में इम्प्रिंट हो जाता है और इसे निकाल पाना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन हो जाता है। सो यू नो बेटर एंड यू शुड जज कि क्या एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन एक्वायर करने में ज्यादा अहमियत है या फिर जो इंफॉर्मेशन हमने गेन करी है उसी को बार बार रिपीट करने में ज्यादा इंपॉर्टेंस है। और कैसे एक आंसर्स के कंसेप्ट को दूसरे आंसर में यूज किया जाए, वो एबिलिटी अगर आ जाती है तो आपका 70% वर्कलोड मेंस आंसर राइटिंग के लिए मैं कह सकता हूँ वो कम हो जाएगा। And if you develop this art, definitely it is going to work no matter how much you know and how well dedication you are giving to yourself, because only giving 12 hour 13 hour of dedication does not matter if you don't able to develop the art of writing answer. And the way you have to develop is that you have to link the concept and you have to relate with the other concept so that you are able to pick up point from the different topic and integrate to the different topic. For example, एक गवर्नमेंट स्कीम है। अब आप गवर्नमेंट स्कीम बहुत सारी आती रहती है एंड दिस गवर्नमेंट नाउ ब्रिंगिंग वेरियस स्कीम्स यू नो। एंड आपको कोई मेंस में क्वेश्चन आ गया जिसमें गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में लिखना है। हो सकता है आपने वो स्कीम्स के बारे में पढ़ा नहीं होगा, लेकिन कुछ न कुछ आप पॉइंट्स अच्छे से लिख कर आओगे। फॉर एग्जांपल, आपका ये पूछा जा सकता है कि ये जो आपका फार्मर्स के लिए जो स्कीम्स चलाए जा रहे हैं, लेट्स से कि आपका प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में आपको जब लिखना आएगा एंड यू डोंट नो एनीथिंग समथिंग, सो आप क्या कर सकते हो, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत क्या किया जाएगा, जो इरिगेशन फैसिलिटीज है उसको बढ़ाई जा सकती है ना। ऐसे ऐसे पॉइंट्स आप ऐड कर सकते हो। साथ ही साथ फार्मर्स को इंसेंटिवाइज दिया जा सकता है कि वो इरिगेशन टेक्नोलॉजी जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो अडॉप्ट करें। एंड साथ ही साथ जो आपकी गवर्नमेंट फंडिंग है इरिगेशन पर्पसेस के लिए उसको बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। और बहुत सारे पॉइंट्स आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन आप 4 पॉइंट्स आप देख रहे हो ना कैसे ऐड हो गया विदाउट नोइंग कि देयर इज सम प्रोविजन लाइक दैट। और जब आप एक्चुअली उस स्कीम में जाकर देखोगे तो ये सब प्रोविजन जरूर रहेंगे। यूपीएससी डज नॉट वांट कि आप डाटा पे डाटा फिट करो। 1-2 डाटा ठीक है कि हाँ हमारे देश में इतने % इरिगेटेड एरियाज है एंड मोस्ट ऑफ द इरिगेटेड एरियाज इज बेसिकली कंसंट्रेटेड इन नॉर्थ वेस्ट रीजन एंड द सदर्न रीजन। तो ये सब तो डाटा आपको ओवरऑल पता ही होंगी, ये आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो। साथ ही साथ आप ये बात ध्यान रखो कि अब जब आपने इस स्कीम के बारे में लिख दिया, आप क्रिटिसाइज लिखना है। क्रिटिसाइज मतलब कैसे क्रिटिसाइज करोगे, लैक ऑफ फंडिंग, है ना। यूं कह सकते हो कि इम्प्रॉपर रेगुलेशंस एंड कम्प्लेक्स मैकेनिज्म, ऐसे कर सकते हो। साथ ही साथ यूं कह सकते हो कि जो आपका ईस्टर्न रीजन है, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ईस्टर्न रीजन को भी आप इंक्लूड कर सकते हो कि वहां पर जो इरिगेशन की जो पहुंच है वो काफी अच्छी नहीं है। ये सब आप जानते हो, बट आपको एक्यूमुलेट करना है अपने माइंड में कि हाँ ये सब पॉइंट्स हमें माइंड में रहनी चाहिए सो दैट व्हेन आई एम राइटिंग द आंसर इट कैन बी इनकॉर्पोरेटेड इनटू दैट। सो इसीलिए यू शुड नो
कि how to integrate, rather you should take a steps to increase your knowledge, because knowledge is infinite, and if you are focusing on knowledge, well and good, but you should also focus on a smart strategy how to integrate points from one scheme to the other scheme, and thereby succeeding in this exam. So that is the way, and I also know, because it takes time, and if you are beginner, then definitely it will take time, but slowly you will win the race. I believe in you and yourself, your ability, your capability. So hope you will focus on that. Try to always integrate, and it will only come when you think about the question, what can be the answer, elaborate the answer, try to elaborate yourself, don't see the answer sheet, just go into the mind, try to observe what can be the dimension we can write, and it can also be beneficial for essay as well. So I hope you will understand it, and I sure I was also prepared, I also prepares for that, but my answer writing timing has been reduced drastically, I can say, by applying this procedure. I used to write one answer in 1 hour, you can, and you done, आप विश्वास नहीं कर सकते, when I was reading a newspaper, when I started the preparation, it took 3 hours to read an article, but now you can say कि my flow has been increased such that I can read a article within 5 minutes, and I can understand all points which are required, because points are repeated. Some points can be added, but most of the 90% of the points and suggestions are repeated, and you also know when you study the newspaper कि some points are repeated, most of the points are repeated, and the ability gets developed, and you will start remembering the facts and points. So I believe in that, but you should also try to focus ki how to integrate the points, and it will be possible only when you limit the sources and increase the revision and integration. That's all. That is the key to the UPSC, and definitely it will benefit. It will not give you negative negative output, but definitely positive output it will be given. So try to believe in yourself. This exam requires a strategy along with the preparation, dedication, but a strategy is also important. So let's move to our first article. Ministry of Road Transport and Highways sets target to reduce 50% road accident death by 2024. आपको ही पता है, in India the cases of road accidents and the death caused by it is very much high as compared to the world nations, and so the ministry has been planning how to reduce that road accidents and what are the steps that should be taken. The ministry is now targeting to focus on that, and आपका 50% रोड एक्सीडेंट कम करने का टारगेट हाईवे मिनिस्ट्री के द्वारा रखा गया है बाय 2024. इट इज ए वेरी गुड न्यूज. एंड अगर हम कुछ डाटा की बात करें, बिकॉज व्हेन यू राइट द मेंस आंसर, वन ऑफ द डाटा यू राइट नीड टू पुट दैट, तभी तो पता चल सकेगा कि हमारे देश में समस्याएं क्या है. इफ यू डोंट पुट द डाटा, तो पता कैसे चले कि आखिरकार प्रॉब्लम क्या है. प्रॉब्लम पता नहीं चले तो सॉल्यूशन लिखना थोड़ा सा ठीक नहीं लगता. दैट्स व्हाई वी हैव टू पुट ए डाटा. तो अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट, इंडिया अकाउंट्स फॉर 11% ऑफ ग्लोबल डेथ इन रोड एक्सीडेंट. जो भी रोड एक्सीडेंट्स पूरे विश्व भर में होते हैं, इंडिया एकमात्र 11% कंट्रीब्यूट करता है उस ग्लोबल डेथ में, विच इज हाईएस्ट इन द वर्ल्ड विथ ओनली 1% ऑफ द वर्ल्ड्स व्हीकल. जबकि 1% ही पूरे विश्व में जो व्हीकल्स है भारत के पास है, जबकि अगर ग्लोबल डेथ के कंपैरिजन की बात करें तो 11% कंट्रीब्यूट करता है. दिस डाटा नीड्स टू बी रिमेंबर्ड. तो कारण क्या है? कारण बहुत सारे हो सकते हैं, एंड यू कैन रिमेंबर दिस फैक्ट. ओवर स्पीडिंग की तो आदत है हम लोगों को, ड्रंक एंड ड्राइव, पी कर गाड़ी चलाना, एंड रोड कंडीशंस में गड्ढे खड्डे ये सब नजर आते हैं, तो डिफेक्ट इन रोड कंडीशन अलोंग विथ इनएडिक्वेट सेफ्टी फीचर्स इन व्हीकल. जैसे जो आजकल ई व्हीकल्स आ रहे हैं, कहीं ना कहीं उसकी क्वालिटी में कमी है. आप भी कभी अगर सफर किए होंगे ई व्हीकल्स में, तो आपने देखा होगा कि काफ़ी ज़्यादा वीक इक्विपमेंट्स या टूल्स का सहारा लेकर बनाया गया है. तो अगर एक बार एक्सीडेंट हो जाए तो उसका एक प्रकार से तहस नहस हो जाता है. तो ये मेजर रीजन बताए गए हैं, अलोंग विथ वेरियस रीजन है. और फिर जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज है, एम्स टू रिड्यूस द रोड एक्सीडेंट डेथ. कैसे?
बाय रीस्ट्रक्चरिंग एंड स्ट्रेंथनिंग फॉर ईज ऑफ रोड सेफ्टी। अब ये फॉर ईज ऑफ रोड सेफ्टी क्या है, तो देख लो। पहली बात तो इंजीनियरिंग में आपका रोड इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, यानी कि रोड में ऐसे कुछ चेंजेस किए जाए कि वो कम से कम रोड एक्सीडेंट्स को बेसिकली कंट्रीब्यूट करें, क्योंकि आपको ही पता है कि ये जो एक्सीडेंट्स होते हैं, एक तो आपका रोड कंट्रीब्यूट कर सकता है, दूसरा ऑटोमोबाइल्स कंट्रीब्यूट कर सकता है, तीसरा आपका ड्राइवर, है ना। तो ऐसे रोड डेवलप किए जाए जिससे आपका जो रोड एक्सीडेंट से कम हो। साथ ही साथ ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग टू आइडेंटिफाई द रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस रोड डिजाइन एलिमेंट्स की क्या डिजाइन हो सो दैट एक्सीडेंट्स कम हो सके, एक्सीडेंट रिस्क रिड्यूस हो सके, एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस जो वर्ल्ड ओवर में आइडेंटिफाई की जाती है उस पर भी फोकस की जा सके। और जो दूसरा ई है वो है आपका इकोनॉमी। और वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट इन 2020 ये साफ साफ कहते हैं कि इंडिया को इन्वेस्ट करना पड़ेगा एक्स्ट्रा $109 बिलियन रोड सेफ्टी में ओवर द नेक्स्ट डिकेड, यानी कि आने वाले 10 सालों में, तभी जाके ये जो क्रैश फैटलिटीज होती हैं वो कम हो सकेंगी, कम नहीं हाफ हो सकेंगी, यानी कि 50% से रिड्यूस हो सकेंगी। यानी कि पैसे खर्च करने की जरूरत है, सीधी बात कहा जाए तो रोड सेफ्टी के ऊपर। और ऐसे जो इन्वेस्टमेंट किए जाएंगे तो इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी लाएंगे, बिकॉज रोड एक्सीडेंट्स कम होते हैं तो सरकार का जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर लोड है, या फिर यूज कर सकते हो कि जो फैमिली को नुकसान होते हैं, जो जॉब लॉस देखने को मिलता है, इसके कारण ये सब इकोनॉमी पर काफ़ी ज़्यादा असर करते हैं। और ये असर भी कैलकुलेट किया गया है कि अप्रोक्स ऐसे इन्वेस्टमेंट अगर किए जाएंगे जैसे रोड एक्सीडेंट्स, रोड सेफ्टी अगर बढ़ते हैं तो एनुअली 3.7% ऑफ जीडीपी का फायदा होगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है ये। एंड जो तीसरा ई है वो है आपका इन्फोर्समेंट आपको ही पता है, वी हैव स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन, बट दिक्कतें ये आती है कि इन्फोर्सेबिलिटी, इम्प्लीमेंटेशन काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो इन्फोर्समेंट ऑफ रोड रूल्स वो स्ट्रिक्टर होने चाहिए, तभी जाके एक डर क्रिएट होगा कि हाँ हेलमेट पहनना चाहिए, हाँ लाइसेंस लेकर चलना चाहिए, हाँ जो एज है मिनिमम एज उस एज में ही ट्रेवलिंग करनी चाहिए, बाइक कार्स जो भी है। एंड वी हैव द 4E, या दैट इज एजुकेशन टू चेंज यूजर एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर, ये बात आ जाती है ना। एंड देख लो आप अर्लियर ग्लोबल प्लान फॉर डिकेड ऑफ एक्शन फॉर रोड सेफ्टी, इसे आपको अच्छे से याद रखना है। ये जो आपका 2021 से 30 का डिकेड है, ये बेसिकली ग्लोबल प्लान फॉर डिकेड ऑफ एक्शन फॉर रोड सेफ्टी है। इसे अडॉप्ट किया गया यूएन जनरल असेंबली के द्वारा अगस्त 2020 में। एंड ये टारगेट सेटअप करता है कि कैसे हम एटलीस्ट 50% रोड ट्रैफिक डेथ को कम कर सके, इंजरीज को कम कर सके बाय 2030। तो ये टारगेट भी रखा गया, ये याद रखना आपको UNGA के द्वारा। ये आपका डिकेड ऑफ एक्शन फॉर रोड सेफ्टी है, ये जरूर याद रखनी है। और जो टारगेट रखी गई है एटलीस्ट 50% ऑफ रोड ट्रैफिक डेथ एंड इंजरीज बाय 2030 कम किया जाए। तो इसे हमने डिटेल से डिस्कस किया और मेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो ये पूछा जा सकता है कि कारण क्या है भारत में इतने हाई रोड एक्सीडेंट्स होने का, तो ये जो मेजर रीजन है, और भी आप अपनी तरफ से 5-6 रीजन जोड़ सकते हो, है ना। और फिर आप जो सॉल्यूशन बताओगे, सॉल्यूशन में आप 4E's को लिख सकते हो। 4E's में आपके इंजीनियरिंग आ गई, इकोनॉमी आ गई, इन्फोर्सिबिलिटी आ गई, एंड एजुकेशन आ गई। एजुकेशन यानी कि अवेयरनेस, बिहेवियरल चेंज की जो हम बात करते हैं। एंड साथ ही साथ आपको ये डाटा जरूर लिखना होगा। वर्ल्ड बैंक के अनुसार ये जो इंडिया है 11% ऑफ ग्लोबल डेथ इन रोड एक्सीडेंट, जो काफ़ी ज़्यादा कंसर्न है। एंड अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से क्या स्टेप्स ली गई है, तो आप देख लो, वी हैव द नेशनल रोड सेफ्टी पॉलिसी, जो वेरियस पॉलिसी मेजर्स को आउटलाइन करता है, जैसे अवेयरनेस प्रमोट किया जाए, रोड सेफ्टी इंफॉर्मेशन डाटाबेस को इस्टेब्लिश किया जाए, सेफ रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को इनकरेज किया जाए, जिसमें आपका इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो, जो सब कुछ आइडेंटिफाई कर ले कि अगर एक्सीडेंट होने वाली है या फिर ओवर स्पीडिंग हो रही है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस साफ साफ ये इंफॉर्मेशन दे दे कि ऐसे में एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, इसलिए आप अपने स्पीड को स्लो करो। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इंट्रोडक्शन किया जा सकता है बहुत ऑटोमोबाइल्स में या फिर जो आपके रोड कंस्ट्रक्शन में, ये भी एक इम्पोर्टेंट स्टेप है। एंड फिर वी हैव द गुड सैमरिटन्स गाइडलाइन, और ये जो गुड सैमरिटन गाइडलाइन है ये बेसिकली हैरेसमेंट ऑफ गुड सैमरिटन्स को प्रिवेंट करता है। यानी कि एक ये भी इश्यू आती है कि चलो रोड एक्सीडेंट अगर होता भी है तो दूसरा इश्यू बड़ी ये आ जाती है कि जो पीपल है वो तैयार नहीं होते किसी भी व्यक्ति को जो इंजर्ड है उनको हॉस्पिटल पहुंचाने में, बिकॉज कहीं ना कहीं फियर रहता है कि पुलिस केसेस बन सकती है। सो वी डोंट नीड टू गो इनटू दैट, है ना। तो ऐसे जो व्यक्ति है इनको इनकरेज करने की ज़रूरत है कि आप बढ़ चढ़ कर आप पार्टिसिपेट करो, ऐसे विक्टिम की मदद करो, सो दैट जो ये जो आपका बन गया है आइडियोलॉजी, इस आइडियोलॉजी में परिवर्तन आए और जो पीपल है वो हेल्पर के रूप में नज़र आए, रेदर कि वो
मुंह फेर ले जब भी ऐसी इंजरीज या एक्सीडेंट्स होते हैं तो। और फिर देख लो जनवरी 2021 में फर्स्ट एवर नेशनल रोड सेफ्टी मंथ इसे इनॉग्रेट किया गया टू बिल्ड अवेयरनेस। तो ये हमने डिस्कस किया डिटेल से। एंड प्रीलिम्स के लिए एज सच आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। एक पॉइंट आपको याद रखने हैं कि जो डिकेड ऑफ एक्शन प्लान फॉर रोड सेफ्टी ये आपका 2021 से 2030 का है और इसमें टारगेट 50% ऑफ रोड ट्रैफिक डेथ एंड इंजरीज बाय 2030 इसको कम करने की है। तो ये अच्छे से याद रखना है। और ये टारगेट जो मिनिस्ट्री ऑफ हाईवेज की है टू रिड्यूस 50% रोड एक्सीडेंट बाय 2024 ये याद रखने हैं। यहाँ से भी आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मेंस के लिए तो मैंने आपको बता दिया कि क्या याद रखने हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री नोटिफाइड केबल टेलीविजन नेटवर्क्स अमेंडमेंट रूल 2021। ये बेसिकली न्यूज इसलिए आई है क्योंकि आप भी बहस सुन रहे होंगे कि कुछ ज़्यादा ही जो मीडिया नेटवर्क्स है वो अपने पैर पसार रही हैं, जिसके कारण जो अश्लील कंटेंट कह सकते हो वो नज़र आ रही है। तो उनको रेगुलेट करने की ज़्यादा ज़रूरत है ना, सो दैट ऐसे जो कंटेंट है उनको प्रिवेंट किया जाए जो सोशल डिसहार्मोनी क्रिएट कर सकते हैं सोसाइटी में। सो दैट्स वाई चेंजेज पे चेंजेज आ रहे हैं। अभी आप देख लो ये जो आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है उनके लिए भी नए नए गाइडलाइंस लाए जा रहे हैं। तो ये सब बेसिकली नेशनल इंटरेस्ट में लिया जा रहा है सो दैट जो आपका सोशल हार्मोनी है वो मेंटेन रहे। तो ये आपका गाइडलाइन इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री की तरफ से केबल टेलीविजन नेटवर्क अमेंडमेंट रूल 2021 इंट्रोड्यूस किए गए हैं। वी विल टॉक अबाउट द फीचर्स ऑफ दिस रूल्स एंड इसमें क्या क्या एडिशन किए गए हैं। और क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं बिकॉज काफ़ी ज़्यादा ये न्यूज़ में चल रहे हैं तो वी हैव टू अंडरस्टैंड इट। एंड देख सकते हो आप ये जो सेंटर है इन्होंने केबल टेलीविजन नेटवर्क रूल्स को अमेंड किया है सो दैट स्टेटूटरी मैकेनिज्म प्रोवाइड किया जा सके सो दैट जो सिटीजन के ग्रीवेंसेस हैं अगर कोई कंटेंट को लेकर है टेलीविजन को चैनल्स के द्वारा जो ब्रॉडकास्ट किए गए हैं उससे लेट से कि सिटीजन को संतुष्टि नहीं आई या फिर कुछ प्रॉब्लम्स या ग्रीवेंसेस रेज करना चाहते हैं तो उस ग्रीवेंसेस का सोल्यूशन आसानी से हो, इसलिए आपका ये नोटिफिकेशन को लाया गया है सो दैट इजीनेस आए सिटीजन ग्रीवेंसेस को रिजॉल्व करने में। और फिर देख लो आप यहाँ पर टेलीविजन मीडिया इन इंडिया वो गवर्न किए जाते हैं केबल टेलीविजन नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट 1955 के तहत। टेलीविजन मीडिया यानी कि जो टीवी में आपका प्रोग्राम चलते रहते हैं वो आपका गवर्न किए जाते हैं इस एक्ट के द्वारा। एंड अगर हम प्रेजेंट स्टेटस की बात करें तो वी हैव इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म बाय वे ऑफ एन इंटर मिनिस्ट्रियल कमिटी। और ये इंटर मिनिस्ट्रियल कमिटी एड्रेस करती हैं सिटीजन ग्रीवेंसेस को विच रिलेट्स टू वायलेशन ऑफ द प्रोग्राम या एडवर्टाइजिंग कोड्स जो रूल्स के तहत फ्रेम किए जाते हैं। बट याद रखना है आपको कि स्टेटूटरी बैकिंग नहीं है। स्टेटूटरी बैकिंग यानी कि कोई आपका स्टेटूटरी बॉडी नहीं है जो इस रूल्स के वायलेशंस को हैंडल करता होगा। देयर इज इंटर मिनिस्ट्रियल कमिटी जो एड्रेस करता है ग्रीवेंसेस को, नॉट स्टेटूटरी बॉडी टू एड्रेस द ग्रीवेंसेस। एंड फिर देख लो वी हैव द केबल टेलीविजन नेटवर्क अमेंडमेंट रूल 2021। ये 3 लेवल ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है विच इज सिमिलर टू द कंप्लेंट रिड्रेसल स्ट्रक्चर अंडर द न्यू सोशल मीडिया रूल जो IT एक्ट के तहत फ्रेम किए गए थे। वी हैव डिस्कस्ड इट एज वेल। एंड वी हैव द लेवल 1 और लेवल 1 में आपका सेल्फ रेगुलेशन बाय ब्रॉडकास्टर यानी कि जो ब्रॉडकास्टर प्रोग्राम को ब्रॉडकास्ट करते हैं वो अपने आप में ही सेल्फ रेगुलेशन कर ले तो वो अच्छी बात है ना। इसके तहत ब्रॉडकास्टर खुद कंप्लेंट रिड्रेसल मैकेनिज्म एस्टेब्लिश करेंगे, साथ ही साथ ऑफिसर अपॉइंट करेंगे टू डील विद द कंप्लेंट। एंड वी हैव द लेवल 2। लेवल 2 में आप देख सकते हो सेल्फ रेगुलेशन तो होगा बट बाय सेल्फ रेगुलेटिंग बॉडीज ऑफ द ब्रॉडकास्टर यानी कि इसके तहत ब्रॉडकास्टर खुद सेल्फ रेगुलेटिंग बॉडी सेटअप करेंगे और ये सेल्फ रेगुलेटिंग बॉडी सेल्फ रेगुलेशन करेगा इनके कंटेंट का, ग्रीवेंसेस का। एंड फिर आप देख सकते हो लेवल 2 के तहत जो रूल्स इस्टेब्लिश इंडिपेंडेंट बॉडीज कंस्टिट्यूटेड बाय एटलीस्ट 40 ब्रॉडकास्टर्स है ना। तो जो 40 ब्रॉडकास्टर्स हैं उन सब के द्वारा एक इंडिपेंडेंट बॉडीज कंस्टिट्यूट करी जाएंगी, ये रूल्स बोलता है, जो एक एपिलेट बॉडी के रूप में एक्ट करेगा और साथ ही साथ जो प्रोग्राम एंड एडवर्टाइजिंग कोड से उसको अडेयर कर रहा है या नहीं कर रहा है उसे ये बॉडी देखेगी। एंड वी हैव द लेवल 3 यानी कि लेवल 3 में जाके आपका सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरवीन करेगी जिसमें ओवरसाइट मैकेनिज्म बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ये देखने को मिलेगा। और सेंट्रल गवर्नमेंट टू एस्टैब्लिश ए कमिटी विद रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम वेरियस मिनिस्ट्रीज, ये हमने डिस्कस किया डिटेल से। और प्रीलिम्स के लिए एज सच आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, मेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये न्यूज़ में रह रही है तो आपसे पूछा जा सकता है फीचर्स ऑफ
केबल टेलीविजन नेटवर्क अमेंडमेंट रूल 2021 और कुछ लैकुनाज इसमें आप बता सकते हो। और इसमें आपको अगर पूछा जाए तो ये लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 के बारे में अच्छे से लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ से आपका आंसर्स बनेंगे। और प्रेजेंट स्टेटस यही है कि जो आपका अभी टीवी ब्रॉडकास्टिंग है, टेलीविजन मीडिया रेगुलेशन है, वो इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी करती है एंड डज नॉट हैव स्टैट्यूटरी बैकिंग। ये आपका लैकुनाज आ गया, निगेटिविटीज आ गई यहाँ पर। और फिर जो इसके फीचर्स है वो हमने देखा, और बस ये आपके फीचर्स के रूप में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्रिटिसिज्म आप खुद बोल सकते हो कि स्टैट्यूटरी बैकिंग नहीं है बॉडी की जो टेलीविजन मीडिया को रेगुलेट करता है। उसके बाद यूँ कह सकते हो कि सेल्फ रेगुलेशन का प्रोविजन है, तो इसके कारण जो है बाईपास किए जा सकते हैं रूल्स रेगुलेशन को, तो ये भी एक बड़ा इश्यू है। तीसरा इंपॉर्टेंट बात ये बोल सकते हो कि जो ये इंश्योर कौन करेगा कि एडहेरेंस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं रूल्स एंड रेगुलेशन को, ये भी इंश्योर करनी जरूरी है। तो ये सब कुछ बातें हैं। और यूँ कह सकते हो कि जो आपके कंटेंट है, और ये भी आप कंक्लूजन के रूप में ये याद रख सकते हैं कि रेगुलेशन इन सच वे होना चाहिए कि कहीं जो आपके ब्रॉडकास्टिंग के इंटरेस्ट है वो कहीं ना कहीं प्रभावित ना हो, यानी कि ऐसा ना हो कि ये जो है पॉलिटिकल बेनिफिट्स के लिए ये आपके रेगुलेशंस रूल्स काम करने लगे। ये शुड बी इन इक्वल इंटरेस्ट टू बोथ नेशनल लेवल, यानी कि नेशन के लिए भी ये इंटरेस्ट में हो, साथ ही साथ सिटीजन के इंटरेस्ट में हो, साथ ही साथ ब्रॉडकास्टर के इंटरेस्ट में हो, ये इंश्योर करने की ज़रूरत है। एंड लेट्स मूव टू आवर थर्ड आर्टिकल, बर्थ डेथ रजिस्ट्रेशंस अप इन 2019। तो ये आप देख लो, ये न्यूज़ आया है जिसमें बर्थ डेथ रजिस्ट्रेशन दोनों बढ़ी हैं संख्या में। और ये इन्फॉर्मेशन आपका ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया विच कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, इन्होंने एनुअल वाइटल स्टैटिस्टिक्स ऑफ इंडिया बेस्ड ऑन सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट लेकर आई है, इसी में ये बातें कही गई है। तो ये जो आपका सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट है, ये यूनिफाइड प्रोसेस है, कंटिन्यूस, परमानेंट, कंपलसरी, यूनिवर्सल रिकॉर्डिंग ऑफ वाइटल एलिमेंट्स का, जिसमें बर्थ रिकॉर्ड, डेथ रिकॉर्ड, स्टिल बर्थ रिकॉर्ड, ये सब रिकॉर्ड करी जाती है। एंड उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि ट्रेंड्स, ये सब भी रिकॉर्ड करी जाती है। और फिर देख लो, वी हैव इन इंडिया रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट 1969 एंड इट प्रोवाइड्स फॉर कंपलसरी रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ, है ना। तो ये जो आपका रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ रेट 1969 है, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ की बात करता है। और ये जो बर्थ एंड डेथ है ये रजिस्टर करी जाती है ओनली एट ए प्लेस जहाँ पर ये अकर हुई है, वो भी विद इन 21 डेज ऑफ अकरेंस ऑफ द इवेंट। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जो बर्थ और डेथ रेट, बर्थ और डेथ स्टेटस है, इसे रजिस्टर करी जाएंगी पहली बात तो ओनली एट ए प्लेस एट देयर अकरेंस, यानी कि लेट से कि अगर आपका किसी डिस्ट्रिक्ट में बर्थ हुआ है, किसी स्टेट के किसी डिस्ट्रिक्ट में बर्थ हुआ है, तो वो उसी प्लेस के अंदर आपका रजिस्ट्रेशन होगा, और फिर वो भी 21 दिन के अंदर अंदर। तो ये जो की फाइंडिंग है, ये इंपॉर्टेंट बात है। ये प्रीलिम्स और प्रीलिम्स के लिए तो नहीं, लेकिन मेंस के लिए फोल्डर पॉइंट के रूप में यूज होगा। पहली बात तो ये कि लेवल ऑफ बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन इंक्रीज हुई है। 2018 में 87.8% आपका बर्थ रजिस्ट्रेशन होता था, यानी कि 100 बर्थ हुए हैं तो उसमें 87.8% का रजिस्ट्रेशन होता था 2018 में, जो बढ़कर 92.7% हो गई है। एंड फिर देख लो, ये जो आपका डेथ रेट है 84.6% जो आपका रजिस्ट्रेशन होता था, जो बढ़कर 92% हो गई है 2019 में। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर इनडायरेक्टली ये कहा जा रहा है कि जो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी है कहीं ना कहीं वो बढ़ रही है, तभी तो बर्थ रजिस्ट्रेशन जो है वो आपका बढ़ रहा है। अदरवाइज पहले क्या होता था, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी नहीं होती थी, घर पर ही जो बच्चे की डिलीवरी हो जाती थी, तो ये कंसर्न काफ़ी ज़्यादा था, जिसके कारण जो बच्चों में कुछ डेथ भी देखने को मिल जाते थे, बिकॉज प्रॉपर मैकेनिज्म नहीं है ना डिलीवरी सिस्टम का। सो ये बता रहा है इनडायरेक्टली कि जो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी है कहीं ना कहीं हमारे देश में बढ़ रही है। एंड फिर देख लो आप, 14 स्टेट्स या यूटीज अचीव्ड 100% लेवल ऑफ बर्थ रजिस्ट्रेशन, ये भी इंपॉर्टेंट बात है, जबकि 19 स्टेट्स या यूटी अचीव द सेम लेवल इन केसेस ऑफ डेथ, है ना। यानी कि 19 स्टेट्स इन यूटीज 100% डेथ रजिस्ट्रेशन कर रही है, और दूसरी तरफ 14 स्टेट या यूटीज ये 100% बर्थ रजिस्ट्रेशन करवाने में बेसिकली टारगेट हासिल कर लिए। साथ ही साथ अदर फैक्टर्स की बात करें तो देख लो, हाईएस्ट सेक्स रेशियो एट बर्थ, ये रिपोर्ट करी गई कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश में। काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन है, काफ़ी गुड इन्फॉर्मेशन है, और ये जेंडर पैरिटी को इंडिकेट कर रहा है अरुणाचल प्रदेश में। और आप देख सकते हो 1024 आपका सेक्स रेशियो एट बर्थ ये देखने को मिला है। उसके बाद नागालैंड, ये भी काफ़ी अच्छी बात है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में आप देख सकते हो कि जो आपका सेक्स रेशियो है काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। मिजोरम में देख लो 975 है, और जो लोवेस्ट
आपका सेक्स रेशियो बर्थ है वो गुजरात में देखने को मिला है 901, फॉलोड बाय असम 903, मध्य प्रदेश में देख सकते हो 905 एंड देन जम्मू एंड कश्मीर वी हैव 909। और अगर हम बात करें सेक्स रेशियो की तो ये बेसिकली नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स उसे डिस्क्राइब करते हैं, यानी कि यहाँ पर अगर सेक्स रेशियो 1024 है यानी कि पर 1000 मेल पर 1024 फीमेल्स है, जो जेंडर पैरिटी वोमेन इक्वलिटी को इंडिकेट करता है कि हाँ ये इन राज्यों में वोमेन बर्थ को प्रमोट किया जाता है। काफ़ी अच्छा कल्चर कहीं ना कहीं आपको इन राज्यों से देखने को मिल रहा है। एंड वी हैव द सिग्निफिकेंस ऑफ CRS। अगर इस रिपोर्ट की बात करें तो ये देख लो, ये जो रिकॉर्ड है CRS की, ये सिटीजन को उनके लीगल आइडेंटिटी के बारे में बताता है, क्योंकि बर्थ रजिस्ट्रेशन, डेथ रजिस्ट्रेशन ये साफ साफ आइडेंटिफाई करी जाती हैं, रिकॉर्ड करी जाती हैं। साथ ही साथ एक्सेस टू सोशल इंटाइटलमेंट, यानी कि जो भी सोशल बेनिफिट्स मिलने हैं वो भी आपको एक्सेसिबिलिटी प्रदान करी जाती है इस डाटा से, बिकॉज गवर्नमेंट वर्क्स ऑन डाटा। गवर्नमेंट घर घर जाके ये नहीं पूछेगी कि भाई साहब आपको ये क्या स्थिति है, यानी डाटा कलेक्शन किया जाएगा, उस डाटा कलेक्शन को एक्यूमुलेट और कंसोलिडेट किया जाएगा, उस आधार पर बेनिफिट्स या बेनिफिशरीज आइडेंटिफाई करी जाती हैं और उसके बाद जो भी सोशल इंटाइटलमेंट्स है वो दिए जाएंगे। फिर आप देख लो, डाटा इज यूजफुल फॉर मेडिसिनल रिसर्च एंड इन द स्टडी ऑफ सेक्स रेशियो। तभी तो सरकार वैसे वैसे प्रोग्राम लेकर आएंगी जो जरूरी है। अब देख सकते हो डाटा एनालिसिस के बात से पता चलता है कि वी हैव लो सेक्स रेशियो ऑन एवरेज एज कम्पेयर टू द अदर नेशन। तो हमें सेक्स रेशियो इंप्रूव करने के लिए वी नीड प्रोग्राम, तो हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रोग्राम लेकर आते हैं, है ना। इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट मोर्टेलिटी, मॉर्बिडिटी रेट्स एंड ऑल्सो इन द स्टडी ऑफ कॉजेज ऑफ डेथ, and it helps in socio-economic planning and also it evaluates effectiveness of social sector programs। तो ये सब हमने डिस्कस किया एंड डेफिनेटली इट इज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल और फैक्ट्स एंड फिगर्स काफ़ी ज़्यादा खुश करने वाले हैं, बट दुख करने वाले भी हैं, बिकॉज कुछ स्टेट्स में कहीं ना कहीं सेक्स रेशियो काफ़ी ज़्यादा कम है। आप हमें बताइए नॉर्मल एवरेज सेक्स रेशियो ऑफ इंडिया इज़ व्हाट। एंड लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल, रिकवरी फ्रॉम इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड केसेस 24% जो आपका फाइनेंशियल ईयर 2021 में रिकॉर्ड किया गया। ये RBI की तरफ से रिपोर्ट आई है कि यानी कि आपको भी पता है 2016 में कहीं ना कहीं इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड लाई गई थी और उसमें बार बार चेंज किए गए थे एज पर द नीड एंड डिमांड। एंड उसके बाद कहीं ना कहीं IBC कोड स्टेबलाइज हुआ। उसके बाद जो आपका केसेस है बैंक्रप्सी के वो IBC के तहत डील होने लगे और बहुत सारे कंपनीज जो आपके दिवालिया हो गए थे या फिर यूँ कह सकते हो बैंकरप्ट हो गए थे, तो उनसे कहीं ना कहीं जो लोन उन्होंने लिया था उनको रिकवर करने के लिए ये आपका IBC ने काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव यूँ कह सकते हो कि कदम उठाया है। और कहीं ना कहीं IBC का आना एक अच्छा इंडिकेशन है, बिकॉज पॉजिटिविटी आपको देखने को मिल रही है लोन रिकवरी में या फिर NPA रिकवरी में। और देख सकते हो सेंट्रल गवर्नमेंट ने IBC यानी कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड को 2016 में लेकर आया था, सो दैट जो इंसॉल्वेंट कंपनीज है, इंसॉल्वेंट कंपनीज यानी कि जिन्होंने डेब्ट तो लिया बट जिस टाइम में अब उन्हें पे करना है उनके इंटरेस्ट या प्रिंसिपल को, अब वो पे नहीं कर पा रहे हैं एंड अल्टीमेटली दे हैव डिक्लेयर्ड कि ना भाई अब मेरे से ना हो पाएगा। तो भाई साहब जो भी उन्होंने लोन लिया है अब उनको रिकवर तो करना पड़ेगा ना बैंक को, तो उसके लिए ये आपका IBC लाया गया था 2016 में, जिसके तहत एक मैकेनिज्म होता है जो कहीं ना कहीं प्रयास किया जाता है कि ऐसे कंपनीज को जो है आपका आराम से जो ट्रांजिशन करवाया जा सके टू टेक द NPA इश्यू। एंड देख सकते हो ये टाइम बाउंड प्रोसेस प्रदान करता है टू रिजॉल्व इंसॉल्वेंसी। एंड देख सकते हो यहाँ पर इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड बेसिकली से लाया इसलिए गया था कि ये जो बेड लोन के प्रॉब्लम, बेड लोन इज नथिंग बट योर NPA, इनके जो प्रॉब्लम बढ़ते जा रहे थे जिसके कारण बैंकों की जो स्टेबिलिटी है वो प्रभावित हो रही थी और पूरे बैंकिंग सिस्टम को ये खराब कर रहा था, तो उसकी समस्याओं को टैकल करने के लिए इसे लाया गया था। अब बात करते हैं, कुछ कंसर्न्स भी है IBC के। कंसर्न्स ये है कि जो एक तो सबसे पहली बात मर्ज रिकवरीज वाली दिक्कतें आती है। फॉर एग्जांपल देख सकते हो 363 मेजर रिजोल्यूशन 2017 से अभी तक लाए गए हैं और बैंक ने अब तक एवरेज हेयर कट
ऑफ 80% ओवर द पास्ट 4 years किया है। हेयर कट का मतलब कह सकते हो कि जो इंसॉल्वेंट कंपनीज को लोन पे करने पड़ते हैं वो उतना अमाउंट नहीं पे करेगा, बल्कि हेयर कट कर देगा। हेयर कट करने का मतलब एक सर्टेन अमाउंट आपको एक प्रकार से रिबेट के रूप में दे दिया जाएगा कि हाँ भाई साहब, अगर आपके पास पहले 100 रुपया लोन देने थे बैंक को, या फिर अब आपको 20 रुपीज़ ही देने पड़ेंगे। तो ये हो गया हेयर कटिंग। बैंक ने हेयर कटिंग कर दिया, बिकॉज चलो कम से कम 100 रुपया ना आए तो 20 रुपये तो आए, ये होता है तरीका। तो ये देख सकते हो, सिंस 2017 ओवर 363 मेजर रिजोल्यूशन एंड बैंक हैव टेकन एन एवरेज हेयर कट ऑफ ओवर 80% ऑन ओवर 80%, यानी कि यूँ कर सकते हो कि 20% ही जो आपके इंस्टॉलमेंट कंपनी जो उनको पे करना पड़ा, बाकी 80% हेयर कटिंग कर दी गई बैंकों के द्वारा, है ना। तो हेयर कट की मतलब क्या हुआ, डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल ड्यूज लेट से कि 100 रुपया था बोरोवर के पास, बट जो बैंक को पे किया गया वो ओनली 20 रुपया पे किया गया, बिकॉज बैंक ने बोला ठीक है भाई साहब, आप 100 रुपया नहीं दे सकते, आप 20 रुपया दे दो, 80 रुपया मैं आपको रिबेट दे देता हूँ। ये हो गया हेयर कट, यानी कि हेयर को कट कर दिया। एंड इन कंट्रास्ट अदर मोड्स ऑफ रिकवरी, जैसे आपका डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल है, इसके आपका सिर्फ और सिर्फ 4% रिकवरी हुआ। ये कहीं ना कहीं वीक मैकेनिज्म कह सकते हो, क्योंकि ओनली 4% रिकवरी, जो काफ़ी ज़्यादा वीक है। एंड अगर हम बात करें सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटीज, यानी कि सरफासी एक्ट से जो आपका रिकवरी हुआ सिर्फ और सिर्फ 26%, एंड लोक अदालत से जो रिकवरी हुआ वो ओनली 6%। तो रिकवरी रेट कहीं ना कहीं जो डेप्ट की है वो काफ़ी कम है, ट्रिब्यूनल्स की तो और भी ज़्यादा कम 4% है। सरफासी एक्ट के तहत रिकवरी 26% है, एंड लोक अदालत के तहत आपका 6% है। एंड फिर देख सकते हो, वी हैव द अदर इश्यू लॉन्ग पेंडेंसी। सिंस 2017 नियरली 4300 केसेस इसको एडमिट किया गया था रिजोल्यूशन के लिए अंडर द आईबीसी, लेकिन उसमें से सिर्फ 8% हैव बीन सीन रिजोल्यूशन एंड 30% जो है आपका लिक्विडेशन होता है, यानी कि कंपनी का लिक्विडेशन कर दिया जाएगा और जो मनी निकल कर आएंगे वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा बेसिकली लेंडर्स को। एंड फिर आप देख सकते हो 40% तो रिजोल्यूशन अभी अवेटिंग में, यानी कि इस पर अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। एंड 12% रिजोल्यूशन क्लोज कर दिए गए हैं ऑन अपील, रिव्यू, सेटल्ड, एंड 10% क्लोज बाय विड्रॉल, यानी कि रिजोल्यूशन को विड्रॉ भी कर लिए गए। एंड अदर इश्यूज की बात करें तो एक तो रिजोल्यूशन में ही डिले हो जाती है, लंबी डिले हो जाती है। बैंक्रप्सी रेजोल्यूशन जो इनिशियली प्रिस्क्राइब करी गई थी 180 से 270 डेज में की रिजोल्यूशन लाया जाए। रिजोल्यूशन बेसिकली एक मैकेनिज्म जिसके तहत सॉल्यूशन लाए जाएंगे कि हाँ जो हेयर कटिंग कर दी जाए, या फिर यूँ कह सकते हो इंटरेस्ट माफ कर दी जाए, या फिर यूँ कह सकते हो कि पीरियड ऑफ प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट वो एक्सटेंड कर दी जाए। ये सब होता है रिजोल्यूशन में, और है ना, ये सब कौन लेकर आता है, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, आपने सुना होगा। एंड अब क्या कर दिया गया है कि ये जो रिजोल्यूशन की टाइमिंग है वो बढ़ा दी गई है, यानी कि एक्सटेंडेड टाइमलाइन क्या हो गया 330 डेज। तो ये हमने आइडेंटिफाई किया। एंड प्रीलिम्स के लिए आईबीसी एक इम्पोर्टेंट हो सकता है, ये आपको डाटा इनफैक्ट याद रखने हैं, लॉन्ग डिले इन रिजोल्यूशन। एंड आप देख सकते हो ये आपका 180 से 270 डेज, ये जो पहले था अब उसे एक्सटेंड करके 330 डेज कर दिया गया, 330 डेज कर दिया गया है। और आईबीसी का ऑब्जेक्टिव क्या है, याद रखना, आईबीसी के तहत आपका एनबीएफसी डील नहीं किया जाता है। ये जो आपके बैंक्स हैं वो बेसिकली रिजॉल्व करती है अपने बैंक्रप्सी या फिर इंसॉल्वेंसी को। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल, फ्रॉम रिन्यूएबल पावर ऑब्लिगेशन आरपीओस टू पावर डिकार्बोनाइजेशन ऑब्लिगेशन। ये न्यूज़ है, और बेसिकली ये न्यूज़ इसलिए है बिकॉज जो फॉसिल फ्यूल्स हैं जो कहीं ना कहीं एक इम्पोर्टेंट हिस्सा बन गए हैं लाइफ के, जिसके कारण जो थ्रेटनिंग चैलेंजेस आपको इन्वायरमेंट को, ह्यूमंस को, एटमॉस्फेयर को, अर्थ को देखने को मिल रही है, उसको फेज आउट करना जरूरी है। साथ ही साथ 1.5 डिग्री टारगेट जो सेटअप किया गया है कि उस 1.5 डिग्री एट मैक्स जो है टेम्परेचर बढ़ने की लिमिट लगाई जाए, उससे ज़्यादा नहीं। तो इसको कंप्लीट करने के लिए गवर्नमेंट ने आरपीओ यानी कि रिन्यूएबल पावर ऑब्लिगेशन इनिशिएटिव लॉन्च किया है, सो दैट रिन्यूएबल एनर्जी को इंसेंटिवाइज करें। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम रिन्यूएबल एनर्जी को इंसेंटिवाइज करेंगे, मान के चलो कि ये आपका जो ग्लोबल क्लाइमेट है जो राइज हो रहा है उसको कम करने में मदद करेगा। साथ ही साथ भारत ने जो अपने टारगेट सेट किए हैं INDC, जिसको इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन कहते हैं, उसे भी फुलफिल करने में मदद मिलेगा। और आरपीओज की बात करें तो आरपीओज मैंडेट की जो भी इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंसीज है, यानी कि जिनको इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट करने का लाइसेंस मिला है, वो परचेज करे या फिर प्रोड्यूस करे स्पेसिफाइड क्वांटिटी फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस, है ना। जैसे ये जो आपके इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, ये क्या करते हैं, आपके जो एनर्जी मैन्युफैक्चरर्स हैं जैसे एनटीपीसी सब है, उनसे बिजलियां खरीदते हैं, लेकिन वो तो आपका नॉन रिन्यूएबल बिजलियां होंगी।
लेकिन इसके तहत अब क्या होगा कि रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करने वाले जो आपके हैं कंपनी, उनसे भी एक सर्टेन क्वांटिटी में खरीदा जाए इन डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंसेस के द्वारा। ये है आपका आरपीओज यानी कि रिन्यूएबल पावर ऑब्लिगेशन, यानी कि देयर इज एन ऑब्लिगेशन टू बाय रिन्यूएबल पावर फ्रॉम द renewable energy sources company by the electricity distribution licensees and state electricity regulatory commission। ये फिक्स करेंगे कि क्या मिनिमम आरपीओ होना चाहिए स्टेट के लिए। एंड जो रैशनल दी गई है यानी कि जो लॉजिक दी गई है वो बेसिकली इसलिए कि लेवल प्लेइंग फील्ड हो रिन्यूएबल एनर्जी का, बिकॉज इट वाज मोर एक्सपेंसिव इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ 21st सेंचुरी। बट चेंजिंग डायनेमिक्स, जो कॉस्ट है रिन्यूएबल पावर की अब कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा कम हो रही है बिकॉज ऑफ द इन्वॉल्वमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, इकोनॉमीज ऑफ स्केल देन द कन्वेंशनल कोल थर्मल पावर, इसलिए ये अब ऑब्लिगेटरी करवाया जा रहा है। एंड फिर देख लो नंबर ऑफ डिस्काउंट्स हैव इंक्रीज्ड द शेयर ऑफ परचेज ऑफ रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी। ये काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज है, आप देख सकते हो एज हाई एज 33% एंड स्टेट हैव आल्सो एक्सीडेड देयर आरपीओज। जैसे कुछ एग्जांपल ले लो आंध्र प्रदेश एंड गुजरात। एंड फिर यहाँ देख लो आप, इन ऑर्डर टू फर्दर इंसेंटिवाइज द डीकार्बोनाइजेशन ऑफ पावर सेक्टर, कि कैसे हम पावर सेक्टर को डीकार्बोनाइजेशन करें यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़े। देयर इज अ डिमांड ऑफ पीडीओ यानी कि पीडीओ पावर डीकार्बोनाइजेशन ऑब्लिगेशन। एंड पीडीओ बेसिकली एक प्रोग्रेसिव थ्रेशोल्ड सेट करेगा सो दैट जो कोल बेस्ड पावर है उसका परचेज कम किया जाए एंड जो रिन्यूएबल पावर है उसके परचेज को बढ़ाया जाए बाय डिस्काउंट। एंड अंडर इट comprehensive plan to be placed in limit setting up of coal plants and shutdown of vintage coal plants। एंड यहाँ पर देख लो सर्टेन इन्फॉर्मेशन है इन रिलेटेड न्यूज। जो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी दैट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पावर, याद रखना है इन्होंने 2 मिशंस लेकर आए, एक तो रोशनी एंड उन्नति जो मदद करेगी एनर्जी ट्रांजिशन में एंड एफिशिएंसी बढ़ाने में, बिकॉज एनर्जी ट्रांजिशन और एफिशिएंसी बढ़ती है तो कहीं ना कहीं जो कार्बन फुटप्रिंट है वो कम होगा, है ना। तो ये बातें हैं, फॉसिल फ्यूल का कंजम्पशन कम होगा तो बेनिफिट है ये। और अगर हम बात करें रोशनी की तो ये उन एक्टिविटीज को प्रमोट करती हैं जो एनर्जी एफिशिएंट है अक्रॉस ऑल सेक्टर ऑफ इकोनॉमी विद द ऑब्जेक्टिव कि कैसे CO2 इमिशन को कम किया जाए बाय मोर देन 550 मिलियन टन्स इन द कंट्री बाय 2030। एंड फिर उन्नति जो है वो आपका वर्किंग डॉक्यूमेंट है फॉर लोअरिंग एनर्जी इंटेंसिटी विद शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म एक्शन प्लान। तो ये हमने डिस्कस किया, रोशनी और उन्नति ये दो याद रखने हैं, ये BEE का है, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, और इसका ऑब्जेक्टिव याद रखना है बेसिकली प्रमोट द रिन्यूएबल एनर्जी एंड एनर्जी एफिशिएंसी, ये दोनों ऑब्जेक्टिव है इसके। लेट्स मूव टू द शॉर्टर न्यूज। पहला है आपका गवर्नमेंट रिलीजेज डेजर्टिफिकेशन एंड लैंड डिग्रेडेशन एटलस ऑफ इंडिया। लैंड डिग्रेडेशन वाली न्यूज काफ़ी ज़्यादा रहती है तो वी शुड नो अबाउट इट बिकॉज इट कैन कम इन द प्रीलिम्स प्लस मेंस एज वेल। और याद रखना है ये जो आपका डेजर्टिफिकेशन एंड लैंड डिग्रेडेशन एटलस, एटलस यानी कि व्हाट, मैप, मैप में क्या यहाँ पर शोकेस करेगा, डेजर्टिफिकेशन एंड लैंड डिग्रेडेशन की मैपिंग शो करी जाएगी। और ये पब्लिश की जाती है स्पेस एप्लीकेशन सेंटर विच इज अंडर इसरो अहमदाबाद में, यहाँ से पब्लिश करी जाती हैं। और ये जो एटलस है ये स्टेट वाइज एरिया प्रदान करेगा डिग्रेडेड लैंड का, जो आपका 2018 से 19 में जो भी है ये जो लैंड डिग्रेडेड होंगे इस पीरियड में वो इसका डाटा प्रदान करेगा। साथ ही साथ ये चेंज एनालिसिस भी प्रदान करेंगे फॉर द ड्यूरेशन ऑफ 15 ईयर, यानी कि 15 सालों में क्या चेंजेस हुए हैं, यानी कि पहले क्या थी स्थिति, बाद में स्थिति क्या हुई है, इन 15 सालों में ये डाटा भी प्रदान करेगा। दैट इज फ्रॉम द पीरियड 2003 to 05 to 2018-19। सिग्निफिकेंस वही है कि we will be getting the ready reference data and it will be helpful in strengthening the envisaged national action plan for achieving land restoration target by providing important baseline and temporary data and technical input basically। and we have the next news, tardigrades। ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहती है बेसिकली, और ये न्यूज़ में इसलिए है बिकॉज जो जापान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पोलर रिसर्च के साइंटिस्ट हैं इन्होंने फ्रोजन एनिमल दैट इज द टार्डिग्रेड इसको बैक टू लाइफ यानी इनको जीवित किया है, जिसको उन्होंने कलेक्ट किया था अंटार्कटिका से। तो अंटार्कटिका से कलेक्ट किया था तो ऑलरेडी देयर आर फ्रोजन लंबे समय से, अब इसको फिर से नवजीवन प्रदान किया है यानी कि बैक टू लाइफ। तो अगर हम बात करें टार्डिग्रेड की तो टार्डिग्रेड को कॉमनली वाटर बियर कहते हैं या फिर मोस्ट पिगलेट कहते हैं, और ये यूजुअली 0.5 mm या फिर 0.02 इंच लॉन्ग होती है व्हेन फुल्ली ग्रूम्ड। एंड टार्डिग्रेड्स आर वेरी टफ एनिमल, याद रखना है, एंड आर फाउंड एवरीवेयर ऑन द अर्थ, ये भी याद रखना है, फ्रॉम माउंटेन टॉप टू डीप सी, एंड दे हैव सर्वाइव्ड 5 मास एक्सटिंक्शन। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। The ability of these tiny organisms to survive under high stress environment is attributed to make them a high useful research organism।
है ना, तो इसे रिसर्च ऑर्गेनिज्म के रूप में भी यूज किया जा सकता है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ द ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड। तो ये न्यूज़ है, और न्यूज़ इसलिए आई है बिकॉज कैबिनेट अप्रूव्ड ए प्लान टू कॉर्पोरेटाइज ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड, उसको 7 फुल्ली गवर्नमेंट ओन्ड कोऑपरेट एंटिटीज में ट्रांसफर किया जाएगा। जब हम बात करते हैं कॉर्पोरेटाइजेशन की, तो इसके तहत क्या होता है, जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं उनको कॉर्पोरेशन में बदल दिए जाते हैं। जैसे आपने सुना होगा LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, बहुत सारे आपने ऐसे कॉर्पोरेशन के नाम सुने होंगे। तो इसमें क्या होता है कि जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं उनको कॉर्पोरेशन में तब्दील किए जाते हैं, जिसके तहत जो कंपनीज होंगी वो स्ट्रक्चर्ड मैनर में वेल परफॉर्म करेंगी, जबकि गवर्नमेंट अपनी मेजोरिटी ओनरशिप जरूर रिटेन करके रखती है इन द कॉर्पोरेशन। जैसे LIC में भी आपका गवर्नमेंट मेंटेन करके रखता है। एंड OFB की बात करें, यानी कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड, ये इंडिया का मेन प्रोड्यूसर है वेपन्स एंड मिलिट्री इक्विपमेंट का। एंड रीस्ट्रक्चरिंग इज एम्ड एट transforming ordnance factories into productive and profitable assets and depend the product specialization, and ये परफॉर्मेंस एंड क्वालिटी दोनों को इंप्रूव करती है, कॉस्ट इफिशिएंसी एंड अकाउंटेबिलिटी को भी इंप्रूव करती है। एंड वी हैव द स्मार्ट इन्फोर्समेंट ऐप, इसे लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के द्वारा, और ये IT बेस्ड सॉल्यूशन है जो इंप्लीमेंट करेगा रूल्स एंड रेगुलेशन विच आर रिलेटेड टू रोड बेस्ड वायलेशन जो ट्रक के द्वारा करी जाती है। बिकॉज ट्रक्स जो है वो ओवर स्पीडिंग करते हैं, एक्सीडेंट कर देते हैं, तो इन सब के वायलेशंस जो ट्रक के द्वारा किए जाते हैं, इनका एक प्रकार से प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस इंप्लीमेंट किया जाएगा। और इसका एम यही है कि जो ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक कॉस्ट है इंडस्ट्री की वो कम करी जाए, एंड इसकी मदद से जो डाटा है रिलेटेड टू गुड्स विच इज बीइंग कैरीड ऑन ए ट्रक, ये फेच किए जाएंगे फ्रॉम एग्जिस्टिंग GST नेटवर्क एंड वाहन डाटाबेसेस जो अवेलेबल होते हैं टू द एनफोर्समेंट ऑफिसर इन एडवांस। एंड फिर देख लो, रैंडम स्टॉपेज इज वन ऑफ द की रीजन, दैट्स वाई जो ट्रक्स इन इंडिया ये लेस डिस्टेंस कवर कर पाते हैं एज कम्पेयर टू द अदर नेशन लाइक US, और US में जो डाटा दिया है आप देख सकते हो। एंड वी हैव द प्रोजेक्ट O2 फॉर इंडिया, और बेसिकली ये जो लाई गई है टू इनेबल द स्टेक होल्डर्स जो वर्क कर रहे हैं टू ऑगमेंट द कंट्रीज एबिलिटी, ये जो मेडिकल ऑक्सीजन की डिमांड राइज हो रही है एब्रप्टली, उसको फुलफिल किया जा सके। और इसके तहत नेशनल कंसोर्टियम ऑफ ऑक्सीजन ये इनेबल कर रही है नेशनल लेवल सप्लाई ऑफ क्रिटिकल रॉ मटेरियल्स को, जैसे जियोलाइट्स हो गई, सेटिंग अप ऑफ अ स्मॉल ऑक्सीजन प्लांट्स, मैन्युफैक्चरिंग कंप्रेशर्स, फाइनल प्रोडक्ट्स, कंसंट्रेटर्स, वेंटिलेटर्स। और ये लॉन्च करी गई है ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर के द्वारा, और ये जो प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर ऑफिस है ये 1999 में सेटअप करी गई थी टू एडवाइज PM एंड कैबिनेट ऑन मैटर्स रिलेटेड टू साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। एंड वी हैव द युवा जनरेशन अनलिमिटेड, इन शॉर्ट JNU। तो ये मिशन है यूनिसेफ इन पार्टनरशिप विद मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट इंडिया। एंड एम क्या है आप देख सकते हो, बाय 2030 इसके तहत बिल्ड पाथवेज फॉर 100 मिलियन यंग पीपल टू एस्पिरेशनल इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज। अदर ऑब्जेक्टिव्स देख लो आप, फैसिलिटेट 200 मिलियन यंग पीपल कि वो रेलिवेंट स्किल्स गेन करें फॉर प्रोडक्टिव लाइफ एंड फ्यूचर ऑफ वर्क। अदर एम की बात करें तो पार्टनर विद 300 मिलियन यंग पीपल एज चेंज मेकर्स एंड ऑल्सो क्रिएट अ स्पेसेस फॉर डेवलपिंग देयर लीडरशिप। एंड फिर देख सकते हो ये जो मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट है, ये में प्रोवाइड नेसेसरी API इंटरफेसेस टू युवा टू कनेक्ट विद द जॉब सीकर। एंड वी नीड द लास्ट वन, पर्सनैलिटीज इन न्यूज, दत्त चांद, इन्होंने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में साइन किया है, यानी कि एक्सेप्ट किया है फॉर ए लीडिंग ज्वेलरी रिटेल चेन that has rolled out a campaign supporting the LGBT+ community, है ना। तो दत्त चांद ये फर्स्ट ओपनली गे एथलीट है फ्रॉम इंडिया। स्क्रिप्टेड हिस्ट्री इन 2019 एट द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी इन नेपल्स, जब वो बिकेम करी फर्स्ट इंडियन टू क्लिंच गोल्ड इन ए 100 मीटर इवेंट एट ग्लोबल मीट, दैट्स वाई इनके न्यूज है। एंड शी ऑल्सो होल्ड्स द नेशनल रिकॉर्ड इन वोमेन 100 मीटर रेस and only 5th Indian to participate in the women 100 meter at Olympic when she qualified for the 2016 Rio game। तो ये हमारी आज की डिस्कशन थी, होप काफ़ी एलोबरेट हो गई है, बट नो प्रॉब्लम, काफ़ी अच्छी से। सो थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच।